4 नंबर जो टॉपिक है योजना तथा विकास, तो इसमें एक टॉपिक है विकेंद्रीकृत योजना। विकेंद्रीकृत योजना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इसको बोलते हैं। सबसे पहले जो है विकेंद्रीकरण का अर्थ समझिए। फिर जब विकेंद्रीकरण का अर्थ समझ लेते हैं तो फिर विकेंद्रीकृत योजना क्या होता है, विकेंद्रीकृत योजना की क्या विशेषता है, फिर इसका एक हम लोग विश्लेषण करेंगे। विकेंद्रीकृत योजना का क्या महत्व है और इसकी क्या समस्याएं आती हैं, और भारत में विकेंद्रीकृत योजना का किस तरह से विकास हुआ है। ये हम लोगों को पढ़ना है। तो समझिए, देखिए विकेंद्रीकरण कहते समय हम लोग दिमाग में आता है सामान्य रूप से हम लोग क्या समझते हैं कि प्रशासनिक प्राधिकार का फैलाव कर देना, लेकिन यह संकीर्ण अर्थ है। इसका मतलब होता है राजनीतिक जो प्राधिकार है उसका लोकतांत्रिक हस्तांतरण करना। जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा निचले स्तर पर ले जाना। तो यह एक लोकतंत्र का आदर्श अवस्था माना जाता है, एक जीवन शैली, लोकतंत्र की जो है वास्तविक जीवन शैली इसको माना जाता है। विकेंद्रीकरण एक ऐसा वैचारिक सिद्धांत है जो आत्मनिर्भरता, लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया, सरकार में जन भागीदारी, लोक सेवकों का जनता के उन्मुख होकर कार्य करना, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, इन सब पहलुओं को बढ़ावा देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो विकेंद्रीकरण को इसीलिए हम लोग राजनीतिक निर्णय भी कहते हैं। राजनीतिक निर्णय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो सरकारी जो शक्तियां हैं, जो उत्तरदायित्व है, उसका हस्तांतरण किया जाता है। राजनीतिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण किया जाता है। और ये जो विकेंद्रीकरण जो शब्द है वो केवल जो है राजनीतिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण नहीं है। जो उत्तरदायित्व है, जो शक्ति है, जो प्राधिकार है, इन सब पहलुओं का जो है विकेंद्रीकरण करना। इसीलिए इसको जो है विकेंद्रीकरण को हम लोग कहते हैं राजनीतिक शक्तियों का लोकतांत्रिकीकरण। इसको कहते हैं राजनीतिक शक्तियों के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया।
कि यह एक प्रक्रिया है। किस चीज का? राजनीतिक शक्तियों के लोकतांत्रिकीकरण करने का। तो मैं आपको बता रहा था कि विकेंद्रीकरण का मतलब राजनीतिक शक्तियों के लोकतांत्रिकीकरण करने की व्यवस्था। अब इसी से जुड़ा हुआ है विकेंद्रीकृत योजना, कि जब हम लोग विकेंद्रीकृत योजना शब्द का प्रयोग करते हैं, इस विकेंद्रीकृत योजना शब्द का प्रयोग करते समय जो है क्या अब उसी पहलू को योजना के संदर्भ में जरा लागू करिए। आप देख रहे हैं कि जब हम लोग आजाद हुए तो हम लोग क्या आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः केंद्र और राज्य स्तर तक ही सीमित रह गई। उस समय जो है राज्य के नीचे की जो संस्था है, जिला है, चाहे ब्लॉक है, वहां पर आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया जो है वहां तक नहीं पहुंच पाई। आप जानते हैं कि हम लोग के यहां गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, यहां पर थोड़ा बहुत शुरुआत हुआ, लेकिन राजस्थान जैसे राज्यों में इसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी। अब ये जो टर्म है विकेंद्रीकृत योजना, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी योजना जिसके निर्माण करने, अंगीकार करने, निष्पादन करने, पर्यवेक्षण करने की जो शक्ति है वो केंद्रीय सरकार के पास न होकर निचले स्तर पर उसको दे दिया जाता है। मतलब जब विकेंद्रीकृत योजना होगा तो जो क्षेत्रीय निकाय हैं, जो स्थानीय सरकारें हैं, उनको जो है योजना बनाने का काम, क्रियान्वित करने का काम ऐसी सरकारों को हम लोग सौंप देते हैं, उनको स्वतंत्रता दे देते हैं कि आप इस तरह से करिए। अब यहां पर एक चीज आता है कि जब हम लोग विकेंद्रीकृत योजना की बात करते हैं तो दिमाग में ये भी बात आता है कि आखिर जो है ये हम लोग क्यों करना चाहते हैं। भाई ये सोचिए कि स्थानीय नियोजन प्रक्रिया को यदि हम स्वीकार करें, विकेंद्रीकृत योजना को स्वीकार करें, तो विकास के कार्यक्रम में जन सहयोग को जुटाया जा सकता है और जन सहयोग के माध्यम से उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। और यह केवल सरकारी प्रशासन तंत्र का कार्यक्रम नहीं रहेगा, बल्कि जन साधारण जो है भावनात्मक रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है, मैं विशेषता इसका बता रहा हूं, तो पहली विशेषता में क्या बताया कि जन साधारण को योजना के साथ जोड़ना, जिससे उनका भावनात्मक लगाव हो सके, जन सहयोग को जुटाना। और दूसरा विशेषता इसमें होता है कि स्थानीय जो साधन हैं, स्थानीय जो सुविधाएं हैं, उनका विदोहन करना। भाई केंद्र या राज्य की राजधानियों में बैठकर जो काम होता है, सिंचाई की क्षमता का विकास है, भू प्रबंधन है, इन सब चीजों का प्रयोग जो है स्थानीय स्तर पर भी हो सकता है। स्थानीय स्तर पर वहां पर जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो संसाधन है, उसका हम सही प्रयोग भी कर सकते हैं। इस पहलू को विकेंद्रीकृत योजना कहा जाता है।
और तीसरा बात यह कहा जाता है कि ग्रामीण विकास के स्तर पर जो विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, उनका मूल्यांकन, उनका क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर करना। जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल बता के समझाता हूं। जैसे मान लीजिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, परिवारों को हमने ऋण उपलब्ध करा दिया, कितना पैसा दिया गया, अनुदान की कितनी मात्रा रही, कितने लोग लाभान्वित हुए, ये सब करके और केंद्र स्तर पर मूल्यांकन कर लेते हैं। ये गलत हो गया ना। तो ये विकेंद्रीकृत योजना क्या कहता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सार्थकता इसमें है कि ग्रामीण जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है, उपयोग क्षमता कितना बढ़ा है, जीवन यापन के स्तर पर कितना सुधार हुआ है। इन आधार पर जब हम उपलब्धियों को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसको कहते हैं विकेंद्रीकृत योजना। मतलब स्थानीय लोगों को वास्तव में मिलने वाले लाभ का आकलन करना कि वास्तव में कितना लाभ हुआ। कागज पर लाभ नहीं लिखना, बल्कि जमीनी हकीकत को स्वीकार करना। जैसे मान लीजिए ट्राइसेम योजना था, इसमें जो है ग्रामीण परिवारों को जो है व्यवसाय करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, बैंकों से ऋण की सुविधा दी जाती है, स्वयं रोजगार प्रारंभ करने का प्रेरणा दिया जाता है। अब समस्या यह है कि सरकार तो ये सब कर रही है, लेकिन सफलता ग्रामीण स्तर पर कितना लोग जुड़े, ये सब देखना पड़ेगा कि गांव का आकार कितना है, कस्बे से गांव की दूरी कितनी है, गांव का व्यवसायिक ढांचा कैसा है, गांव में लोगों को किस तरह से प्रेरणा मिलता है, कितना जोखिम उठा पाते हैं, शहर से उनका कितना संपर्क सूत्र है। यदि इन सब चीजों को ध्यान हम लोग देंगे, तभी जो है ट्राइसेम सफल हो सकता है। तो मैं बताया कि जब विकेंद्रीकृत योजना की बात की जाती है, तो इसका मतलब होता है कि जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाना। जिसमें अभी बता रहा था कि शुरुआती दौर में गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, वहां पर जिला स्तरीय नियोजन के लिए प्रबंधन किया गया, लेकिन राजस्थान में नहीं हुआ। तो देखिए वहां पर विकास थोड़ा सा दूसरे तरीके से हुआ। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, इन सब राज्यों में, मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया, तो यहां विकास उतना नहीं हो पाया, वास्तविक विकास नहीं हो पाया। कागज में तो विकास हो गया, लेकिन वास्तविक विकास नहीं हो पाया। हमें कहते हैं वैक्सीन लगाना है, तो वास्तव में कितने लोगों को लगा गांव में, सिर्फ कागज पर उपलब्ध कराने से नहीं होगा, उसको जाकर देखना भी होगा। तो ये मैं आपको इसका विशेषता बताया। अब जरा सा इसी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, कि भाई जो विकेंद्रीकृत योजना है, इसका जो विशेषता है, थोड़ा सा और भी इसको व्यापक कर दें। इसमें कार्यात्मक विकेंद्रीकरण भी शामिल है, वित्तीय विकेंद्रीकरण भी शामिल है, बजटीकरण की प्रक्रिया भी शामिल है,
तो यहां विकेंद्रीकरण का मतलब केवल राजनीतिक विकेंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकृत योजना का मतलब सिर्फ जो है योजना बनाने से नहीं है, उसका प्रभावकारी कार्यात्मक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, प्रभावकारी वित्तीय विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर योजना तंत्र की स्थापना भी होनी चाहिए। अब जब ये समझ गए तब थोड़ा सा मैं महत्व बोलता हूं कि ये सब कंसेप्चुअल टॉपिक आप लोगों को क्या रखा गया है, कथन कारण का प्रश्न या इस तरह से वैचारिक प्रश्न इसमें आते हैं। तो मैं बता रहा था कि जब ये समझ गए तो जरा सा इसका महत्व समझिए कि हम लोग विकेंद्रीकृत योजना को जो है क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देने से हम लोग को क्या क्या लाभ हो सकता है। देखिए, पहला चीज एक एक मैं समझाता हूं, आप लोग वीडियो को धीमा करके लिख भी सकते हैं। भाई विकेंद्रीकृत योजना होगा तो जो क्षेत्रीय निकाय हैं, जो स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय जो उद्यम हैं, उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिल सकती है। इसका मतलब कि संविधान में जो स्वतंत्रता की संकल्पना है वो विकेंद्रीकृत योजना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय जो निकाय हैं, स्थानीय जो उद्यम हैं, उनको वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा महत्व जैसा समझिए, दूसरा महत्व यह है कि भाई विकेंद्रीकृत योजना होगा तो ये जो है ये नीचे से योजना ऊपर की ओर जाएगा। अब नीचे से पहले योजना बनेगा फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका मतलब कि जब नीचे योजना बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे हम लोगों को जो है राजनीतिक और आर्थिक प्राधिकार का विस्तार करना पड़ेगा, जैसे पंचायती व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। तो इससे क्या फायदा होगा, जब राजनीतिक आर्थिक प्राधिकार का विस्तार करेंगे तो जन संप्रभुता की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा, लोकप्रिय सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय मूल्य हैं, जो बहुलवादी समाज है, उसको आप मान्यता देंगे। ये सब जो चीजें मान्यता दी जाती हैं तभी तो विविधता में एकता का समायोजन हो सकता है कि हम विविधता को भी स्वीकार कर रहे हैं, बहुलवादी समाज की आवश्यकता को हम मान्यता दे रहे हैं। तो ऐसे समाज में ही भारत का वास्तविक लोकतंत्र विकसित हो सकता है। और तीसरा महत्व देखिए, तीसरा महत्व यह है कि आप देखते हैं कि जब हम लोग केंद्रीकृत योजना की बात करते थे तो नौकरशाही की जो कार्यविधि है लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता था, रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिलता था। और जब लाल फीताशाही होगा, नौकरशाही को बढ़ावा मिलेगा तो जो प्रबंधन क्षमता है उसमें ह्रास होने लगता है। अब जब स्थानीय स्तर पर आप चीजों को ट्रांसफर करना शुरू करेंगे तो ये जो लाल फीताशाही है, जो तानाशाही है, इस तरह की समस्या धीरे धीरे स्वमेव समाप्त हो जाएगा। और चौथा महत्व देखिए, चौथा महत्व यह है कि भाई जैसे मैं बताया कि केंद्रीकृत योजना होगा तो शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, तो उसका उल्टा कर लीजिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाएगा विकेंद्रीकृत योजना में। व्यक्ति पहल करेगा, स्थानीय जनता पहल करेगी। तो ऐसी दिशा में जो है जहां शक्ति का केंद्रीकरण होता है वहीं पर तानाशाही होती है, शक्ति का केंद्रीकरण होता है वहीं भ्रष्टाचार होता है। जब विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देंगे तो भ्रष्टाचार में भी कमी आएगा।
संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय जो स्तर पर जो संसाधन है उसका वास्तविक प्रयोग किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा महत्व एक और है कि हम लोग जो है योजना तो बनाते हैं, लेकिन वास्तविक जानकारी हम लोग को नहीं होती है। हम लोग केवल कल्पना में रहकर मानकीकृत जो है कार्यक्रम बना देते हैं, स्कीम बना देते हैं, जो हर परिस्थितियों में कामयाब नहीं होता है। सभी स्थानों पर यह आदर्शवादी जो स्कीम बन जाती है वो सब जगह ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाती है। तो विकेंद्रीकृत योजना बनाने से जो है हमें वहां की वास्तविकता की जानकारी होगी, और हमारी जब वास्तविकता की जानकारी होगी तो हमारी जो योजना है वो सफल भी हो सकती है। हमारी योजना जो है यथार्थवादी भी हो सकती है। तो मैं बताया कि ये जो विकेंद्रीकृत योजना है, इस विकेंद्रीकृत योजना से केवल जो है राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि आर्थिक लाभ भी होगा। अब व्यवहार में देखिए, हमें कहते हैं भोजन है, आवास है, पीने का पानी है, ये सब स्थानीय स्तर पर यदि किया जाए तो ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। भाई भारत जैसे देश में दूर दराज में गांव हैं, अधिकांश जनता जो है दूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां पर प्रशासन की पहुंच नहीं हो पाती है। यदि उन्हीं लोगों को एक कार्य सौंप दिया जाए तो वो लोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार योजना बना सकते हैं। और जो अभी बता रहा था कि हमारे यहां जातीय, भाषाई, धार्मिक विविधता है, तो ये जो क्षेत्रीय स्तर पर विविधता है, उस विविधता को लेकर हम लोग जो है योजना बना सकते हैं। जो क्षेत्रीय और स्थानीय संसाधन हैं उनका बेहतर दोहन किया जा सकता है। उपयोग और प्रबंधन वास्तविक धरातल पर हो सकता है। और मैं सबसे बड़ा महत्व कभी बता रहा था कि विकेंद्रीकरण का राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रों में भी अपना महत्व है, क्योंकि आम जनता की भागीदारी बढ़ेगी, आम जनता की जन चेतना में विकास होगा, राजनीतिक शिक्षा में विकास होगा। और ये जो राजनीतिक शिक्षा है ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। स्थानीय स्तर पर जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसका भी हम ठीक ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। विकास परक जो गतिविधियां हैं, स्थानीय समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं। और अंततः जो संविधान का लक्ष्य है कि राजनीतिक और प्रशासनिक परिपक्वता, सहभागी लोकतंत्र, उस सहभागी लोकतंत्र का विकास हो सकता है। तो महत्व में बताया कि कभी कथन कारण का प्रश्न आए तो ये थोड़ा सा सोच समझकर आप इसको लगाइएगा। अब थोड़ा सा मैं इसके समस्या पर भी चर्चा करता हूं। पहली समस्या यह है कि विकेंद्रीकृत योजना में जो है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। राष्ट्रवादी जो पहलू है वो कमजोर पड़ने लगता है। जो हमारी एकता अखंडता को प्रभावित कर सकता है।
और जो दूसरा चीज है, जो समस्या दिखाई दे रही है भारत में, कि विकेंद्रीकृत योजना में प्रशासनिक और राजनीतिक जो ढांचा है, निचले स्तर पर परिवर्तन, निचले स्तर पर विकास के लिए दबाव के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। इसके कारण क्या होता है कि स्थानीय जो स्तर है वो धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति पर भारी पड़ने लगता है। राष्ट्रीय राजनीति का विरोध होने लगता है। और स्थानीय स्तर पर एक तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये भी है इसका, कि स्थानीय स्तर पर देखते हैं कि कुछ जो इलीट क्लास है, संपन्न जो समूह है, उसका विकास हो जाता है और ये लोग स्थानीय स्तर पर आम जनता का शोषण भी करना शुरू कर देते हैं। स्थानीय स्तर पर जो है वंचित लोग, कमजोर लोग इतने हाशिए पर चले जाते हैं कि ये लोग जो है उनका विरोध नहीं कर पाते। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी ज्यादा जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का नियंत्रण कमजोर होने लगता है। और एक समस्या और भी दिखाई दे रही है। एक समस्या ये दिखाई दे रही है कि निचले स्तर पर योजना जब बनाया जाता है, लागू किया जाता है, तो हर क्षेत्र में उतना तकनीकी विकास नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में लोग उतना चैतन्यशील नहीं है। इसके कारण जो है तकनीकी क्षमताएं सीमित होने लगती हैं। तकनीकी क्षमताएं सीमित होने का मतलब यह है कि जहां के लोग जागरूक हैं, जहां के लोग जो है तकनीकी रूप से सक्षम हैं, जहां के लोग जो है वो देखा जाए तो पढ़े लिखे हैं, वो लोग तो अपने कार्य को कर लेते हैं। और जो पिछड़ा क्षेत्र है उसका ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए, विकेंद्रीकृत योजना का कुछ महत्व है तो कुछ समस्या भी है। इसका मतलब हम इसके महत्व को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं कहूं कि होना क्या चाहिए, यदि मान लीजिए मूल्यांकन किया जाए इसका कि क्या होना चाहिए, तो यह होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर की जो चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो पहलू हैं, संचार है या आवश्यक उद्योग हैं, ऊर्जा क्षेत्र है, सड़क है, ये सब केंद्रीकृत योजना के आधार पर किया जाए। भाई गांव का सड़क गांव के लोग बना सकते हैं ना। जो मेन सड़क है वो तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार बनाए। लेकिन जो छोटे मोटे कार्य हैं, कृषि है, जल आपूर्ति है, इन सब चीजों में जो है विकेंद्रीकरण का लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर जो क्षेत्र बिखरे हुए हैं, जिसमें संसाधन असमान हैं, जिनकी समस्याएं विशिष्ट प्रकार की हैं, वहां विकेंद्रीकृत योजना बनाया जा सकता है। लेकिन बाकी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलू हैं, वहां पर केंद्रीकृत योजना ही बनाई जाए। अब मैं बताया कि भारत में जो विकेंद्रीकृत योजना है, इसके विकास की जो बात की जाती है, उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर दूं। देखिए, 1972 में जिला योजना बोर्ड महाराष्ट्र में बनाया गया। इसी पहलू को 1980 के दशक में जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल
में विकेंद्रीकृत योजना की शुरुआत की गई। लेकिन आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जो समस्या थी, एकता अखंडता की जो समस्या थी, उसके कारण जो है पूरे देश में यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाया। दूसरी और तीसरी जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो जिला और ब्लॉक स्तर पर योजना का निर्माण करना, पंचायती व्यवस्था, पंचायती संस्थाओं को अधिकार देना, इसका उल्लेख उसमें किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि क्षमता की कमी के कारण जो है यह बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। चौथी पंचवर्षीय योजना जब आई तो उसमें भिन्न भिन्न स्तरों पर जो है योजना तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना में कुछ विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और छठी पंचवर्षीय योजना में आप लोग पढ़ते होंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है जिले स्तर पर राज्यों को प्रभावशाली कार्यात्मक अधिकार, वित्तीय और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, इन सब चीजों की बात की गई थी। आज जब सातवीं पंचवर्षीय योजना आया तो ग्राम विकास और ग्रामीण उन्मूलन जो कार्यक्रम है जो चल रहा था, उसकी समस्या का, उसकी जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं की समीक्षा के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी, GVK राव समिति। मैं आप लोगों को पंचायती व्यवस्था में पढ़ाया था, याद होगा। तो GVK राव समिति ने कहा था कि विकेंद्रीकृत योजना के लिए जो है प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण जरूरी है। जब तक प्रशासनिक शक्ति नहीं देंगे तब तक ये सब योजना असफल हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जब 1984 में राजीव गांधी साहब की सरकार आई, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, तो राज्य से जिला स्तर पर जो है प्रशासन का कुछ विकेंद्रीकरण किया गया। योजना और निर्णय करने का अधिकार जो है कुछ देने की बात की गई। और इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए अब जानते हैं कि हम लोग के यहां 64वां संविधान संशोधन विधेयक बनाया गया और जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक बनाया गया तो उस 64वें संविधान संशोधन विधेयक में जो है कहा गया कि हम लोग इसको संवैधानिक दर्जा आप देंगे। भाई जो अनुभव रहा, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि ग्रामीण स्तर पर जो है जिनकी स्थिति कमजोर थी उनको तो लाभ मिला नहीं। भाई शुरुआती दौर में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अमेरिका की तर्ज पर हमारे यहां शुरू किया गया, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको कहते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो ये जो CDP जो प्रोग्राम था जो 1952 में शुरू किया गया, यह सफल रहा। ग्रामीण स्तर पर आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने में यह सफल रहा। CDP में जो है समतामूलक त्वरित न्याय को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी।
इसके कारण मैं अभी बताया कि जो एलिट क्लास था गांव का, जो ग्रामीण अभिजन थे, इन सब कार्यक्रमों से उन लोगों ने लाभ उठाया और वास्तव में गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। जो नौकरशाही का पूर्वाग्रह था, नौकरशाही जो अपने को स्वामी समझता है, झूठे मान से जो ग्रसित था, वह विकासपरक योजनाओं को ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाया। लोक सहयोग और भागीदारी को प्रोत्साहन नहीं दे पाए। और दूसरी तरफ केंद्र के नेताओं ने भी सीडीपी प्रोग्राम को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि आजादी के बाद पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय को कम महत्व दिया जाता रहा। बहुत सक्षम व्यक्ति के हाथ में इसकी बागडोर नहीं दी गई, कोई भी मंत्री बना दिया गया। तो जब मैं आप लोगों को पंचायती व्यवस्था पढ़ाया था तो बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति जब बनाई गई, अब बलवंत राय मेहता समिति ने कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जब समीक्षा किया तो उसने कहा कि विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया जाना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने ही तो कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करना चाहिए, और उसी के आधार पर कानूनी रूप से पंचायती व्यवस्था की शुरुआत हुई। और पंचायती व्यवस्था की जांच के लिए जब अशोक मेहता समिति जनता पार्टी सरकार ने बनाई, तब जानते हैं कि जनता पार्टी सरकार तो ज्यादा दिन तक रही नहीं, लेकिन रिपोर्ट में अशोक मेहता ने लिखा था कि नीतिगत दोष है, अनियमितता है, विसंगतिपूर्ण रणनीति है, दोषपूर्ण दृष्टिकोण है, समन्वय करने की मानसिकता का अभाव है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं है, और धन का भी अभाव था, अपर्याप्त आर्थिक संसाधन भी थे, जिसके कारण जो है योजनाएं सफल नहीं हो पाई। लेकिन आप जानते हैं कि अशोक मेहता समिति ने जो कहा था, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उसको लागू किया गया था, कुछ सफलता भी मिली थी। बाकी राज्यों में अशोक मेहता समिति की एक भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया, केवल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लागू किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि अशोक मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी, उसका भी वही हाल हुआ जो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट का हाल हुआ। जमीनी स्तर पर जो है कोई बदलाव नहीं आ पाया। कर्नाटक आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह कोई मतलब ही नहीं था। अब मैं बता रहा था कि जब राजीव गांधी साहब की सरकार आई तो ग्रामीण विकास हेतु जो है प्रशासनिक एक समिति बनाई गई एल.एन. सिंघवी की अध्यक्षता में। उसने अपनी रिपोर्ट दिया। सहकारिता जो चल रहा था, कोऑपरेटिव्स, उस पर एक 1988 में समिति बनाई गई। इन सब समितियों ने जो अपनी रिपोर्ट पे कहा कि सबसे अच्छा होगा कि इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और 1989 में 64वां संविधान संशोधन जो है, ये 64वां संविधान संशोधन तैयार किया गया। लोकसभा में सरकार का बहुमत था, लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से पारित तो हुआ नहीं। अब जानते हैं कि जब बाद में बीपी सिंह साहब की सरकार आई तो उन्होंने भी कहा कि हम विधेयक बनाएंगे, लेकिन सरकार तो ज्यादा दिन चली नहीं। उसके बाद गठबंधन सरकार ही चलती रही। जब 1992 में जो है पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई, 1991 के चुनाव में जब उसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई
तो उन्होंने पंचायती व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए 73वां संविधान संशोधन तैयार किया और जानते हैं कि 22 दिसंबर 1992 को जो है संसद ने इसको पारित किया। चौबीस अप्रैल 1993 से इसको 24 अप्रैल 1993 भाई 92 में विधेयक बना और 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू कर दिया गया। तभी तो हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारत में जो विकेंद्रीकृत योजना का विकास होता है वो वास्तव में 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो ग्रामीण पंचायत शहरी निकाय को जब संवैधानिक मान्यता मिल गया तो यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यहीं से जो है विकेंद्रीकृत योजना को एक तरह से संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब जानते हैं कि हर जगह त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करना अनिवार्यता हो गया, 5 वर्ष पर चुनाव कराना अनिवार्यता हो गया, पंचायत की शक्तियों और संसाधनों का हस्तांतरण की बात हो रही है। बकायदे 11वीं अनुसूची में 29 विषय लिख दिए गए हस्तांतरण के लिए, 12वीं अनुसूची में 18 विषय लिख दिए गए स्थानीय निकाय को, जो शहरी निकाय हैं उनको हस्तांतरण करने के लिए। तो अब सरकार पर दबाव बनना शुरू हो गया है और कहीं न कहीं धीरे धीरे जो है विकेंद्रीकृत योजना का जो स्वरूप है अब दिखाई दे रहा है। तो ये एक टॉपिक था आप लोगों का छोटा सा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।